अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं फूलनगर में। यहाँ पर एक बार फिर हव्वा की बेटी शिकार बनी अपने ही सगे भाई का। जी हाँ, कौसर बीबी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, 4 बच्चों की माँ थी, उसको उसके अपने ही भाई ने गैरत के नाम पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ऐसा कौन सा जुर्म था कौसर बीबी का जो उसको जिंदगी से मौत की कश्मकश में ले गया? क्या हकाइक थे? वो भाई जो सो कॉल्ड गैरतमंद बनता था, उसकी गैरत अचानक कैसे जागी? या इसके पीछे कोई और है मास्टरमाइंड? आइए आज के प्रोग्राम में आपको हकाइक दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वो बेटी मौजूद है जिसकी आंखों के सामने उसकी वालदा को तड़पा तड़पा के मारा गया। मारने वाला भी उसी का सगा मामा, यानी माँ को 2 दफा पुकारो तो लफ्ज़ मामा बनता है, लेकिन वो उसकी जान का दुश्मन था। वो इस बच्ची को भी कत्ल करना चाहता था, लेकिन कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे। उस वक्त गोली पिस्टल में फंस गई और इसकी जान बच गई। इसने उस वक्त क्या देखा, लड़ाई हुई या अचानक से हमला हुआ, वो हम इसी से पूछने की कोशिश करेंगे। बेटा, मैं आप लोगों का जो नुकसान है उसकी भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन जो आपकी वालदा दुनिया से चली गई हैं, उनके इंसाफ के लिए आपके साथ मिलकर सिर्फ एक पुकार ज़रूर बन सकती हैं, उनकी ललकार ज़रूर बन सकती हैं। आप मौके पे थीं, वालदा और आप कहाँ से आ रहे थे, क्या हुआ? इंसाफ की खातिर हिम्मत जोड़ के बोलें। हम ताई अम्मी के घर से आ रहे थे। अच्छा। उधर गए थे। अच्छा। मैं कॉलेज से आई थी तो मैं और मम्मा ताई के घर गए थे। तो वहाँ से जब वापस आए तो ये हमारी घर के सामने शॉप है, वहाँ पे खड़ा हुआ था। साथ इसका कोई दोस्त था। तो मम्मा गली की कोई आंटी है, उनके साथ खड़ी होगी, तो ये मम्मा के पास से गुजरा है। मम्मा ने इसे कहा मेरे घर के आगे ना खड़े हुआ करो। इसने मम्मा को गालियाँ दी, इसने पिस्टल निकाल ली। इसने पहले मम्मा को मारा, वो नहीं लगा, पीछे दीवार थी उस पर लगा, फिर मारा, फिर नहीं लगा। 2 फायर पहले? 2 पहले। मम्मा ने इसे पाँव पड़ी, फिर मम्मा ने इसे कहा ना करो ना करो। फिर मैंने कहा, उसने जान में 2 छोटी बहनें थी, तो मैंने इसे बहुत कहा, इसने मुझे गालियाँ दी, पिस्टल रखी, कहता घर चलो। मैं पीछे होगी, इसने मम्मा को फायर मारा, मम्मा की यहाँ पे पहले लगा, यहाँ से गुजरे। मम्मा थोड़ा आगे आई, मम्मा के पाँव का मसला था, इसने पहले भी फायर मारा था, सही नहीं अभी हुआ था, तो फिर इसने मम्मा के सिर में मार दिया। मम्मा वहीं पे गिर गई, फिर मम्मा की वहीं डेथ हो गई। मम्मा की डेथ फिर भी ये फायर करता रहा। फिर इसने पिस्टल की बैग से मम्मा के इधर सिर पे मारे, यहाँ पे मारे। कोई छुड़ाने वाला नहीं था? सारे खड़े थे, कोई भी पास नहीं। सब तमाशा दे, और आपने अपनी आंखों से देखा सब कुछ? इसने पिस्टल आपकी तरफ भी घुमाया? जी, इसे मेरे सिर पे रखा था। वो पहली गोली थी जो फंसी थी? नहीं, तीसरी गोली। अल्लाह अल्लाह। आपकी वालदा ने जिन मुश्किलात का सामना करके ज़िंदगी गुजारी, इख्तिलाफात हुए आपके वालिद साहब से, लोगों ने शुरू में ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सारे मामले के पीछे आपके वालिद साहब यानी उनके पहले शौहर का भी हाथ है। क्या ऐसा कुछ था? हक बजानिब, क्योंकि आप ही बता सकती हैं। नहीं, ऐसा कुछ था इसको उकसाने में आपके मामू को? मेरा कजन्स थे आपस में? कजन्स थे मेरे। पहले मामू ने ना मेरे चाचू को फायर लगाए थे। अच्छा। तब लड़ाई हुई थी चाचू और मेरे मामू की, उनको फायर लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी मम्मा को डिवोर्स दो। पापा ने डिवोर्स दे दी मम्मा को। फिर मम्मा ने पापा से दोबारा निकाह करना था। अच्छा। फिर नाना अबू से बात की, अम्मी से, मम्मा ने पूछ के उनके साथ निकाह किया था। यानी कि हलाले की गर्ज से आपकी वालदा ने सब कुछ किया? तो उनके साथ अपनी मोहब्बत से आगे शादी नहीं की? ठीक। उनके साथ निकाह किया था। उसके 3-4 महीने बाद इसी मामू ने मम्मा को फायर लगाए गली में। दूसरी शादी क्यों? कहता यहाँ से चलो। पहले भी इसी की वजह से आपकी वालदा का घर उजड़ा है? जी, वो दूसरा है। वो दूसरा मामू है? वो दूसरा मामू। आपके 6 के 6 मामू ऐसे ही हैं? आपकी नानी अम्मा भी आपको वो भी कहती हैं इसको 3 महीने बाद छुड़ा देना। छुड़ा देना? उनको आपकी वालदा का दुख नहीं है? वो आपसे प्यार नहीं करती? कोई भी नहीं करता। मेरा भाई वाला मामू कहता है कि तुमने नहीं जाना, तुम्हारी मम्मा का जो हाल हुआ ये ना तुम्हारी दुश्मनी बन जाए। जब रिश्ते चले जाते हैं ना तो लफ्ज़ टूट जाते हैं, और जब वो टूटे लफ्ज़ निकलते हैं तो उनके साथ उनकी आह और सिसकी के साथ अर्श और फर्श हिलता है। दुनिया में अगर कोई जालिम समझे कि मैं बच गया हूँ, तो ये वो भूल जाता है कि अभी फैसला वहाँ होना है, और उस वक्त तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जुल्म उतना करो जिसको फिर अपने पे आए तो सह सको, लेकिन हमारे यहाँ अफसोस सद अफसोस रिश्तों को बचाया जाता है,
इंसाफ को नहीं। एक बेटे ने बेटी कत्ल कर दी है, बेटा बचा लो। इस चीज़ से न जाने हमारा ये मुआशरा कब निकलेगा। इसकी इजाज़त ना मुआशरे की इखलाकियात देती हैं, ना कानून देता है, ना ही शरीयत देती है। हम बातें और दावे करते हैं, यानी हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त उस मकतूला के वालिद मौजूद हैं। कत्ल करने वाला भी इन्हीं का बेटा है, यानी उसका सगा भाई है। अमूमन ऐसे केसेस में हमने देखा है कि वालिदैन ये सोच लेते हैं कि चलो एक दुनिया से चला गया, दूसरे को तो बचा लें, उसे क्यों सजाए मौत दें। क्या इस केस में भी ऐसा तो नहीं, या इन्हें दुख है अपनी इकलौती बेटी के जाने का? बताती चलूँ कि मकतूला 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, 4 मासूम बेटियां थी उसकी। क्या हुआ, कैसे हुआ, इन्हीं से जानते हैं। आपके बेटे ने बेदर्दी से आपकी बेटी यानी अपनी बहन को कत्ल कर दिया। क्या उसी इकलौती बहन से मोहब्बत नहीं थी? इस लड़के ने पहले उसको और उसके शौहर दोनों को फायर मारे। इससे पहले की बात है। किसको मारे? कौसर, मेरी बेटी का नाम कौसर था। कौसर को, और वो लड़का शाह साहब था जिसके साथ उन्हें दोबारा दूसरी शादी की थी, उनको कि तुम इधर नहीं आया करो हमारे इस मोहल्ले में, या इसको लेके चले जाओ हमारी बहन। आपकी बेटी ने अपनी दूसरी शादी जो की वो अपनी मर्जी से, हमारा कोई ऐसे में उसके शौहर को तकलीफ नहीं थी, तो आप ही के बेटे को क्यों तकलीफ थी? शौहर तो घर छोड़ के चला गया ना अपने माँ बाप के घर में। इज्जत तो निकाह के बाद शौहर की होती है ना बीवी। तो अगर उसने तलाक दे दी, उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अगर हम मियाँ बीवी का आपसी नहीं बन रहा तो ये जाए आगे अपना हक कर ले। तो ऐसे में आपके बेटे को ऐसी क्या रंजिश थी, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कातिल भी आप ही के घर से है। जी जी, लेकिन मेरी कातिल के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बाप होने के नाते बिल्कुल हमदर्दी। मिसाल रकम करेंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। क्या मामला था? ये मामले ये है कि वो कहते थे कि यहाँ अगर तूने इससे साथ शादी की है ना तो इसको लेके यहाँ से चली जाओ, इधर हमारा घर है, इस साथ इनका घर है, कोई दूर नहीं है, एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में, पीछे मकानों के जो बैक है ना दोनों की लगती है। तो कहते थे भी अगर तूने इसके साथ शादी कर ली तो इसको लेके यहाँ से चली जा। हमें लोग तंग करते हैं कि तुम्हारी बहन ये देखो शाह साहब के साथ शादी की, तुम डोगर हो, ये हो, वो ऐसी बातें करते हैं। वो कहती मैं अपने ये घर बनाया, मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी। ये इनका जाती घर था उसका? नहीं, घर तो शोहर का, पहले शोहर का ही था, लेकिन वो कहती थी कि इसमें तामीर करने में मेरा ज्यादा इंटरफेयर है कि प्लाट उसका, लेकिन हमने दोनों ने मिलके बनाया। या तो मुझे वो जब तक इसका मुआवजा ना देगा। काम करती थी आपकी बेटी? वो पार्लर का काम करती। ठीक है। हाँ, तो कहती थी मैंने पार्लर से कमा के इसी घर में लगाए हैं, तो मैं ऐसे कैसे इसको लेके छोड़ के चली जाऊँ, या मकान बेच दो या मकान मेरे नाम कर दो। ये पहले शोहर के साथ उनका तनाजा था। मैंने उसको, ये मेरे पास पेपर भी है, ये देखो, अगर मैंने एक नहीं, ये देखो पढ़ के देखो, इसके अंदर बेटी का भी नाम लिखा भी। अगर तुम लोग इस फसाद, इस मसले में बात नहीं आओगे ना तो मैं आप सबसे आग होता हूँ। 16 अक्टूबर 2021। हाँ, देखो कब से मैंने निकाला। तो 2021 में तो आपकी बेटी को उसने फायर मार दिए थे आपके बेटे ने। हाँ, तो फिर भी आपने उसके बाद जब आपके बेटे ने अपनी बहन और उसके दूसरे शौहर को गोलियां मारी थी, तो आप लोगों ने फिर अपनी बेटी को क्यों मजबूर किया था कि वो उसको माफ करे और उसको जेल से बाहर निकाले? हमने मजबूर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कहीं साबित करा दो कि बाप कहीं भी जाके खड़ा हो। ये नवासी बेटी, उसको बोलो एक दफा भी इसको कहा उसको छुड़वाओ, मैं बोला इसको मत छुड़वाओ, ये आएगा। मैं अभी भी कहता हूँ, कल आपकी बीवी ने मजबूर नहीं किया, यानी कि बच्चों की नानी ने? जी, इनको पता है। हाँ। अगर मैंने अपनी बेटी को, मैं कल SSP के साथ दफ्तर में बैठ के कहा है अगर ये बच्चा आ गया मुझे गोली मारे। यानी कि इसने बहन को मारने की कोशिश तो 2 साल पहले से की थी ना, वो नाकाम हो गई। उसके बाद ये फिर ट्राई करता रहा और फिर कामयाब हो गया आखिर। मैंने तो कब तक इसको घर से, अभी थोड़े दिन पहले ही घर से। तो आप लोगों ने अपने पहले दामाद को फंसाने के लिए एप्लीकेशन क्यों दी और उस पे साइन अंगूठे तो आपके हैं? सर मैंने नहीं दिए, मैं यही कह रहा हूँ जो उन्होंने गवाह बनाए है ना, खुद वो उन्होंने ये दिया थे। मैंने बेटी से, शाह साहब ने पूछा है तो इस बेटी से, अंगूठा और दस्तखत करते हुए पढ़ा नहीं? आप तो बाहर रह के आए। नहीं, मैंने अंगूठा दस्तखत बाद में किए हैं। आप बाप हैं मकतूला के भी और बाप हैं कातिल के। जी भी, बिल्कुल। हक और सच पे बात करनी है, अल्लाह को जान देनी है। इंशाल्लाह मैं हक सच पे बात करूंगा। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को सजा मिले। आपके बेटे को सजा मिले। और जी दोबारा मैं कहता हूँ कि अगर इसको ये गोली भी मारना चाहते हैं मैं लिख के देता हूँ। ऐसा क्यों होता है? मुआशरे की बेहिसी की तस्वीर सामने क्यों आती है?
اس کا جواب پروگرام کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس درندہ سست ملزم کی طرف چلتے ہیں جس نے اکلوتی بہن کی سانسیں چھین لی۔ وہ اب کیا کہتا ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ شروز، آپ نے اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹو آئی سے کس طرح سے دیکھا، پرکھا، جانچا؟ دیکھیں جی، انتہائی سوچنا واقعہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ سکے بھائی نے چند مرلے کا مکان تھا جس کے لالچ میں آ کر اس نے اپنی بہن کو، وہ بھی شادی شدہ اور 4 اس کے بچے تھے، اسے بے دردی سے اس کو مرڈر کر دیا۔ یہ پلان آؤٹ کتنے عرصے سے کر رہا تھا؟ اس وقت آن دی اسپاٹ کیا دیکھا اور اس نے اس وقت رنگ کیا دیا تھا اس قتل کو؟ یہ کافی دنوں سے اس کو اسی طرح سے من کو ان کی 2 ماہ سے پہلے تھا کہ یہ اسے خریدنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو بیچنا نہیں چاہ رہی تھی، تو اس دوران یہ کیا اس نے انکاری کر دیا۔ تو اس نے پھر کیا قتل کو رنگ کیا دیا اس وقت فوری طور پہ تدفین کا معاملہ جب یہ کرتا رہا؟ تو اس نے یہ کہ ہم لوگ جا رہے تھے، وہ پیچھے سے گنڈے اپنا دگیت آئے ہیں، انہیں گن پوائنٹ میں لوٹنے کی کوشش کی ہے، اس دوران اس کو مرڈر کر کے وہ فرار ہو گئے۔ بہت شکریہ شروز، آپ نے ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی۔ قاتل جتنا مرضی شاطر کیوں نہ ہو، 2 چیزیں اس میں ہوں گی، یا تو وہ چھپ جائے گا، سامنے نہیں آئے گا، ہیلے بہانے کرے گا، یا اگر سامنے آئے گا تو کبھی بھی نظر نہیں ملا سکے گا اور بیانات کو بدلے گا ریپڈلی، کیونکہ سچ بولا گیا ہو تو 10 سال بعد بھی یاد رہتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ چند دن کے بعد بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ، اور ایسے کئی 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور وہ خود بھی شاطر قاتل یا مجرم یا ملزم کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے کیا کیا بولا، اور وہ اپنے ہی جال میں خود ہی پھنستا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ حقائق کیا ہیں اور یہ کیسے شکنجے میں آیا، آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ انچارج انویسٹیگیشن اور اسپیشل اس کیس کے IO وہ بھی موجود ہیں، ساتھ ساتھ ثقلین صاحب موجود ہیں۔ اس ملزم کو گرفتار کیسے کیا گیا؟ یہ بہت پیچیدہ معاملہ تھا کہ قتل کرنے والا بھی گھر کا اپنا امپورٹنٹ خونی رشتہ تھا، پھر گھر والوں نے ساتھ دیا پولیس کا، یا پھر پولیس نے اپنی مدد آپ کے تحت کارروائی کی اور اس کو گرفتار کیا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، یقیناً آپ دونوں کی ایفرٹس ہیں بہت زیادہ، آپ نے انٹیروگیٹ کیا اس سارے معاملے کو۔ ملزم بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے اگریسو شو کرتا ہے، اور ایسے ملزم کے ساتھ بڑی مشکل ہوتی ہے پولیس کو جو ہے وہ ہیٹس آف ٹو یو کہ آپ نے چیزیں جو ہیں وہ نکالی، آپ کی ٹیم ہے خالی صاحب، ہیٹس آف ٹو یو آلسو۔ یہ بتائیے گا کہ ملزم جس طرح کا جذباتی طبیعت کا ہے، اوپر سے اس کی فیملی بھی کوآپریٹو نہیں لگ رہی جیسے میں نے دیکھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو معاف کر دیں گے؟ ان لوگوں نے اس کو گرفتار کروانے میں آپ کی ہیلپ کی، یا آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا سر انجام دیا معاملہ؟ جب یہ مرڈر ہوا تو سب سے پہلے موقع پہ اس بچی کا والد آیا تھا، وہ مقتول کا بھی والد ہے اور قاتل کا بھی ہے، اور انہوں نے ہی بھگایا اس کو، وہ یہاں سے بھاگ کے چولستان چلا گیا تھا یہ ملزم۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے مختلف ٹیکٹکس یوز کر کے اس کی پن لوکیشنز لے کے، چولستان میں تو لوکیشن لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے جی، بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ڈی پی صاحب نے اسپیشل جو انسٹرومنٹس ہمیں دیے، اسپیشل ٹیم دی، اس ٹیم کی بدولت ہم لوگ کامیاب ہو گئے کہ ہم اس کو اریسٹ کر سکیں۔ ٹھیک، جب اس کے اریسٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو اس کی اپنی فیملی ہے، اسپیشلی جو کمپلیننٹ ہے وہ، اور کمپلیننٹ کی وائف اور اس کے بھائی، وہ سارے ہی اسی کو سپورٹ کر رہے تھے ملزم کو۔ اس کے لیے اس کی کوئی خاص وجہ کہ ان کی بہن اکلوتی تھی، سب کی کسی ایک کو بھی محبت نہیں تھی بہن سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تھوڑا سا جو نا اجٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ بیٹوں کو پریفر کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کچھ اب یہ چاہتے ہیں۔ پہلے بھی اس کا بیٹا 2 دفعہ جیل میں رہ چکا ہے 324 میں، تو انہوں نے اس سے باہر نکلوایا۔ اب پھر ان کی کوشش یہی ہے کہ اب 302 میں چلا گیا، چلے 1-1.5-2 ماہ کے بعد ہم صلح کر کے تو اسے کروا لیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایفرٹس کی، ہم نے جو آئی وٹنس تھی اس کی بیٹی، اس کو آن بورڈ لے کے آئے، اس کی اسٹیٹمنٹ پہ ہم نے پھر FIR کی۔ اب نیکسٹ چونکہ وہ بھی بچی ہے، چھوٹی مائنر ہے، اب ہم اس میں 311 ایڈ کر رہے ہیں تاکہ گھر والے صلح نہ کر سکیں اور یہ سزا سے بچ نہ سکیں۔ قتل کی وجوہات کیا تھی؟ قتل کی جو وجوہات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک مکان ہی ہے، یہ پراپرٹی کی وجہ سے اس نے کیا، اور اب اس کو آنر کلنگ کا نام دے کے کوئی جرم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مکان ہے، وہ مکان کی ورتھ اچھی ہے، بس اس مکان کی وجہ سے اس نے اس بچی کو کر دیا، اور پہلے بھی یہ اس کے گھر میں چوریاں کرتا رہا ہے،
उसका जीना इसने दोबर किया हुआ था। अच्छा बुखारी साहब ये भी बताइएगा कि अगर ये इतना ही लालची था तो उस मकतूला की जो पहली तलाक उसके कज़न से हुई, क्या उसके पीछे भी इसी का हाथ था, इसी लालच की वजह से? उसमें भी इसी का हाथ था, क्योंकि इसने पहले मकतूला का जो पहला शौहर था उसके भाई को फायर मारे थे, उसको भी कत्ल करने यानी पहले भी उसका घर इसने उजाड़ा, फिर जब उसको पता चल गया कि ये लालची है मेरा भाई, उसने आगे शादी कर ली। ये फिर उस खामद को भी यहाँ नहीं आने देता था, ये चाहता था कि वो कोई आसरा ना रहे उसका, कोई साहिबान ना रहे उसके सर के ऊपर। 4 बेटियां हैं, बेटा है नहीं, तो मैं ही सब कुछ हूँगा। बिल्कुल आप हक़ाइक़ पे पहुंच चुकी हैं। असली इशू यही था। पहली डिवोर्स भी इसी वजह से हुई कि उसके जो खामद था उसके भाई को इसने फायर मारे थे और उसको जान से मारने की कोशिश की थी, उसकी वजह से इनके आपस में डिवोर्स हो गई। सही। ऐसे में जो इसने आलिया कत्ल इस्तेमाल किया वो आपने बरामद कर लिया इससे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमने इसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया। मकतूला को कितने फायर मारे उसने, कहाँ कहाँ लगे और कॉज ऑफ डेथ क्या थे? मकतूला को इसने 4 फायर मारे। ठीक। मौके पे तो इसने 7 फायर किए थे लेकिन 4 लगे। जो काज ऑफ डेथ था वो इसकी जो हेड इंजरी थी, जो सर के आर पार फायर हुआ है, वो उससे उसकी मौत हो गई। और उसकी बेटी का ये भी कहना था कि उसके बाद ये उसको मरने के बाद भी उसकी डेड बॉडी को ऊपर से बेहुरमती करता रहा, मारता रहा। क्या ऐसा भी कोई पोस्टमार्टम में चीज़ें आई हैं सामने? जी ऐसी है। बहुत शुक्रिया, आपकी पुलिस फाइंडिंग्स जो थी वो आपने हमें से शेयर की, आपने भी ज़ाहिर इंटेरोगेट करके दी और सारा कुछ सामने आया। मुलज़म गिरफ़्तार है, लेकिन मुलज़म हमें गिरफ़्तारी के बाद जो कहानी सुनाता है पहले वो आपके नज़र करते हैं और फिर हक़ाइक़ आपकी नज़र करते हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ वो मुलज़िम मौजूद है जो कि इंसान की खाल में भेड़िया है। अपनी इकलौती बहन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कहते हैं बहनें बहुत प्यारी होती हैं और शादीशुदा बहन वैसे ही घर में मेहमान होती है। अगर वो कहीं मिल जाए, सलाम दुआ हो जाए तो इंसान उससे उसकी खैर खबर लेता है। पर इसे ऐसी कौन सी रंजिश थी कि इसने अपनी शादीशुदा बहन जिसकी जवान बेटियां हैं उसको कत्ल कर दिया। इसी की ज़ुबान से आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सजाद हुसैन। क्या करते हो? ड्राइविंग करता हूँ। शादीशुदा हो? बहन तुमसे बड़ी थी? 2 जगह पर बड़ी थी। तो फिर तो तुम्हारी माँ बजा हुई हैं। तो तुम्हें ऐसी कौन सी तकलीफ हुई थी कि तुम्हें इंसानियत भूल गई, तुम्हें रिश्ता भूल गया, तुम्हें हुक्म खुदा भूल गया? कत्ल से तो ममानत है ना। जी मैम। तो क्या तकलीफ हुई थी तुम्हें? मैम ये हमारा मसला चल रहा है तकरीबन 2022 से। अकरम ने मेरा 2021 में तुमने गोलियां मारी हैं उसे? हाँ, बाइक में अंदर रह गया हूँ, 22 का साल अंदर रह के आया हूँ मैं। गोलियां तो तुमने 21 में मारी है ना अपनी बहन को, जिसमें वो बच गई। जी। इसका मतलब है मसला तो बहुत पुराना चल रहा है। वो क्या तकलीफ थी वो बताओ। वो मैम ये थी कि अकरम ने पहले तो इसके साथ 2 नोटिस हुए थे। एक नोटिस था वो घर में रह रहा था और रोज़ ये मामलात बनते थे कि कौन अकरम? अकरम मेरा बहनोई पहला, मेरे ताए का बेटा। ठीक है। तो रोज़ ये मामला थे, हमने छोड़ देना, ऐसे ये कर देना, वो कर देना है। काफ़ी दफ़ा इनकी लड़ाई हुई। हमने बोला जब ये शादी करके आपके घर गई थी तब ये ऐसी थी, अगर अब ऐसी हो गई है तो ये मामला तेरे घर के है, इसको खुद कंट्रोल करो। उसने बोला ये मेरे बात से बाहर है। ठीक है मैम, इसके घर में किराएदार इसने रखा, उस किराएदार को जगह देने पर हमने इसके साथ शोर डाला कि यार तेरी बेटियाँ जवान हैं, तेरी बेगम जवान है। इसने बोला मेरा घर है, मेरी फैमिली है। तो गैरत तो तुम्हारे बहनोई की सोई हुई थी। वो मैम उसने फिर उसको तलाक दे दी और जो दूसरा मर्द था उसको हमने वो किराएदार फयाज शाह उसका नाम था, और उसको फ़ोन पे भी रब्ता हुआ। उसने बोला भाई मैं इधर नहीं आऊँगा, ना मेरा कोई इधर वास्ता है, आप अपनी बहन पर कंट्रोल करो। हमने बोला ठीक है। मैं कश्मीर में गाड़ी चला रहा था मास्टर फॉर्म की, मैं उधर से छुट्टी आया, मुझे पता चला इन्होंने निकाह कर लिया आपस में। तुम्हारे बहनोई ने तलाक दे दी? हमारे बहनोई ने तीसरा नोटिस उसे दे दिया इस चीज़। तुम्हारे बहनोई को तकलीफ नहीं थी जिसकी बेटियां उसमें से थी और एक अरसे से शादी हो गई थी, जिसकी अब वो इज्जत थी? तुम्हारी तो गैरत तब इस चीज पे इतनी बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारे घर से तो वो किसी और के घर चली गई ना, आगे तो उसकी इज्जत बन गई, उसकी गैरत हो गई। मैम वो तलाक दे के अपने बड़े घर चला गया, इस घर में उसे छोड़ गया जो हमारे घर के साथ है बिल्कुल, जहाँ वो रैश बना था। वो अपने घर चला गया अच्छे से छोड़कर, बेटियां इधर रह रही थी। तो मैम वो इसने फयाज शाह से निकाह किया, मुझे इस बात का कतम इल्म नहीं था, और फयाज शाह के बकौल थे भी भाई मैं कभी भी नहीं चाहूँगा आपकी मर्ज़ी के बगैर इससे शादी करूँ। हमने बोला अगर तुम्हारे साथ ये खुश है इससे निकाह करके अपने घर ले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह जानता उसका दिन क्या था। वो कहता हमें इससे घर में रहना है, हम बोलते थे इस घर में तो नहीं रह सकता, ये घर बच्चियों का है,
मैम जब इनका निकाह हुआ तो मैं कश्मीर में था, मैं इधर नहीं था, मैं उधर से छुट्टी आया हूँ। मेरे घर के बाहर दुकान है मेरी आपी के घर के सामने, उस दुकान से मैं सौदा तलब लेने गया हूँ तो वो फयाज शाह ने फ़ोन को अपने कॉल कर रहा है और मेरे आगे से गुजर के घर में चला गया। चंद मिनट बाद ही वो बाहर आ जाता है और उसे मैं रोक लेता हूँ। मैंने बोला यार तू हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती यार, तू क्या कर रहा है ये? अगर तुमने इससे निकाह करना है, शादी करनी है, कर ली है तो उसे अपने घर ले जाओ। तेरा असल तो हक़ है ना कि मर्द अपने घर लेके जाए उसे, तो उसके साथ नहीं रह सकता जब तक हमारे बहनोई के साथ मामला क्लियर नहीं होता। लिहाजा मैंने उसे बोला भी मैं तुझे वार्निंग देता हूँ, यहाँ से चला जा। उसने बोला मुझे फैर मार दे, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उसकी टांग में फैर मारे, या मेरी आपी भाग के घर से आई है, यह आके मेरे गले पड़ी है, इसे भी फैर लग गया, एक फैर इसे भी लग गया और मैं जेल चला गया हूँ। 10 माह बाद 3 माह बाद मेरी गई है मुलाकात पे कसूर। इसने बोला मैं तेरी ज़मानत कराने आई हूँ। मैंने बोला बहन थी ना, बहन थी। ना तुम्हें जेल में उसे सड़ते हुए देखा। मैंने उसे बोला चलो हालांकि तुमने उसके पेट में गोली मारी, उसकी टांग में गोली मारी और वो मरते हुए बची। नहीं मैम, उस वक्त सिर्फ टांग में एक गोली लगी, पेट में भी लगी नहीं लगी थी मैडम, एक टांग में लगी थी, दाईं टांग में एक तो गोली। पेट पे जख्म किस चीज का? वो मैडम मुझे नहीं पता, एक गोली लगी थी, मेडिकल भी आज मौजूद है। एक गोली इसकी टांग को लगी थी, 3 फयाज शाह को लगी थी। मैं जेल में गया हूँ 8 माह बाद मेरी बेल हुई है हाई कोर्ट से, मुखालफ वकील भी उन्होंने किया। जब बेल होगी तो दिसंबर की 31 तारीख को मैं तरीक पे आऊँ, उधर मेरी बहन गई है। पहले मेरे साथ आधा घंटा उसने झगड़ा किया, तेरी लाश आएगी जेलों इंज होएगा। मैं कहा ठीक है भैन जे तू इंज खुश है ना तो ठीक है। मैं तो कि 8-9 महीने तो जेल आ, मैं क्या भैन कोई गल नहीं, लेकिन नहीं इच्छा कर दी भी तू अपने खावंद नूं 10 दिन इसी जेल च रहन दिता करम नूं। ओ भाई, ये तुमने मुझे इतनी कहानियों में उलझा दिया है ना, और तुम मुझे अपनी मजलूमियत सुना रहे हो। मैं वापस आती हूँ। कत्ल हुआ है, उस कत्ल को ये शख्स बहन से जो मोहब्बत का दावेदार बन रहा है इस वक्त, इसने कैसे सर अंजाम दिया वो एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ये शख्स मेरे साथ मौजूद है। अब इससे सुनते हैं असल कहानी। तुम्हारी बहन ने आगे जिससे निकाह कर लिया जी, वो उसे अपने घर ले जाए ना ले जाए, तुम्हारी बहन के ज़ाती घर में वो रहे, ये उनका आपसी मामला है। ये हक तुम्हारी बहन ने उससे मांगना था। तुम लोग मांगने वाले कौन होते हो? अगर वो रजामंद थी उसके साथ ऐसे ही रहने पे, तो निकाह जायज़ रिश्ता है जिसे अल्लाह ने भी पसंद किया है। उसके पहले शौहर को कोई तकलीफ नहीं। गैरतमंद अगर सो कॉल्ड तुम लोग जैसे गैरतमंद बन रहे हो, तुम जैसा वो बनता तो शायद वो पहले दिन ही बर्दाश्त ना करता। अगर उसने 3 तलाकें दे दी तो इसका मतलब है कि वो अच्छा इंसान है। ये जानते हुए भी उसने तुम्हारी बहन को बसाया कि तुम्हारे भाई ने पहले उसी तुम्हारे बहनोई के भाई को फायर मारा था। मैम वो भी इसी झगड़े की वजह से, झगड़े की वजह से जब हुआ, इसने नोटिस दिया तलाक, झगड़े की वजह से हुआ। जी मैम। तुम लोग के अपने झगड़े जायज है, और तुम्हारी बहन का अगर अपने खामन से झगड़ा नहीं रहना चाहती तो वो ना जायज है। मैम हमारे कदरों से कोई झगड़ा नहीं था, इस बहन की वजह से झगड़ा शुरू हुआ है। उससे ठीक, पहले हमारा कोई चलो वो नहीं रहना चाहती थी, उसकी जवान बेटियां हैं, उसने अगर हक कर लिया, आगे किसी के साथ गलत काम तो नहीं किया ना, हक किया था ना, तो भाई ये बीवी उस शौहर से नान नफके का मुतालबा करे या उससे मुआफ कर दे, ये बीवी और शौहर का मामला है। जिससे निकाह कर लिया था वो उससे घर की डिमांड करे ना करे, खुद को ले जाने की डिमांड करे ना करे, शरीयत में तुम क्या लगते हो? ठेकेदार हो। मैडम पहले उसके भाई को जब फैल लगे यही तुम्हें अपनी तकलीफ क्या थी, मुझे वो कहानी सुनाओ। मैडम मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। तुम्हारी उस बहन ने जिसे तुम पे एहसान किया कि अपना तुम्हें कत्ल माफ करने तक आ गई, तुमने दामे कत्ल किया था ना, गोली लग सकती थी उसको, कहीं उसका खून जिस टांग पे गोली लगी वहां से ज्यादा खून बह जाता, वो मर जाती। जी। और तुमने पहले भी इतना बड़ा जुर्म किया, तुम जेल में रहे, तुमने सीख नहीं ली कोई। जिस बहन ने तुम्हें मुआफ कर दिया, तुम बाहर निकल के फिर प्लान करने लग गए। मैं बाहर आया हूँ उसके साथ, इसी बात पे आया हूँ बाहर कि मैं आके बहन के पास गया हूँ, उसके साथ बात की है, तो उसे यही बोला है कि आप इसके साथ चले जाएं, अकरम के पास जो जो तुम्हारा है वो हम लेके देंगे। भाई वो तुम्हारा मसला ही नहीं था, वो मसला तो उन तीनों का था, उसके साबिक शौहर का, मौजूदा शौहर का और उसका। मैडम गैरत द्वारा नहीं देती थी, वो शाह हमारे साथ हमारे घर के पास उसके घर में रहे। तुम्हारी बहन का शौहर था वो, काहे की गैरत? मैडम हम उसे कौन सी गैरत? हमें नहीं तस्लीम करते थे उसे। तुम तस्लीम करो ना करो, तुम्हारे घर में था वो, तुम्हारी बहन उसके निकाह में थी। जैसे तुमने गोलियां मारी थी ना गैरत के नाम पर, कि तुमने उसकी बीवी को तंग किया आके, वो तुम्हें कुछ कर देता, फिर उसकी तो गैरत समझ आती है। मैडम उसके पहले बकौल थे कि मैं इधर नहीं आता, इसकी वजह से आता हूँ, मेरी जरूरत नहीं मैं इधर आऊँ,
ओ भाई निकाह किया हुआ है, निकाह। मैडम उन्हें से बोला निकाह किया से अपने घर ले जाओ। ना भी लेके जाए तो ये उसकी बीवी का मुतालबा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात? मैडम वो कल को इस मकान के लालच में था, मकान वो लेकर तुम्हें उसे क्या छोड़ तकलीफ देता। है? इसका मतलब है तुम्हें भी लालच है मकान का। जिसको खुद लालच ना हो उसे दूसरे की आंखों का लालच नजर नहीं आ रहा होता। मैडम मैं तो कुआरा, मुझे क्या लालच था? तो तुम्हें क्या तकलीफ थी? तुम्हारे 6 भाइयों को नहीं थी, जब तुम्हारे माँ बाप को नहीं थी, तुम्हें क्या तकलीफ थी? मैडम वो उसको भटकाता था कि ये तेरा भाई हमारे रास्ते में आ रहा है, तो तुम साइड पे हो जाते। हमारा नुकसान। मैडम मैं साइड पे ही रहा हूँ, कराची भी गया रहा हूँ, गाड़ी चलाता था, जब घर आता था तो यही मामला तो होते थे। अभी जो 3-4 तुम बहन के घर जाना छोड़ देते। मैं मैडम जाता नहीं, मैं 5-5 साल नहीं बहन के घर गया, घर के पास घर है, मैं 5-5 साल बहन के घर नहीं ओ गया। भाई इन 3 सालों में पहले तुमने कत्ल करने के लिए उसको पहले इक़दाम कत्ल किया, अटेम्प्ट टू मर्डर की है, अब तुमने उसे मर्डर कर दिया। तुम कह रहे हो मैं 5-5 साल नहीं जाता था। मैडम 14 साल हो गए उसकी शादी को, 15 साल। तो तुम्हें इसका मतलब है कि अब जो रंजिश थी वो तुम्हें भी मकान चाहिए था। ना मैडम हमें तुम कुछ, सारे मकान के पीछे थे। मैडम हमारा अपना मकान। अब वो 12 रबीउल अव्वल को हलाले के बाद अपने पहले शौहर से वापस निकाह करने जा रही थी, तुमने वो नौबत ही नहीं आने दी। मैडम वो 3 माह अकरम रह के गया इसके पास, इसने कुछ उनके मामला हुए, इसने बोला कि मैं तेरी गुलामी में नहीं तेरी बीवी रह सकती, मैं जैसे इसके साथ रह रही हूँ वैसे रहूंगी। वो अपने घर वापस चला गया। जिसकी बेटियां उसने पैदा की हैं उसे कोई गैरत नहीं जागी। मैडम वो बेटियां अपनी साथ ले गया था, बेटियां ने कहा पापा के साथ रहेंगे, मामा के साथ नहीं रहनी चाहती वो बेटी। वापस आ रहा था ना, उसके पास आने लग गया था ना। मैडम नहीं रह आ रहा था ना। इसका मतलब वो अकरम ठीक है, ठीक है ना? मैडम अगर वो ठीक होता तो अपने घर पे उसको घर से निकालता भी। अभी तो तुम कह रहे हो कि बेटियां बाप के साथ रहने लगी, कि माँ के साथ नहीं रहते, कसूरवार हमारी माँ है, तो इसका मतलब वो ठीक है अकरम और उसकी बेटियां भी ठीक हैं। बेटियां भी ये कहती थी आप पापा से निकाह करो वापस। तो भाई मैं जो सवाल कर रही हूँ इसका मतलब है उसकी बेटियां भी ठीक है, वो भी ठीक है। तुम्हारी नजर में तुम्हारी जो सो कॉल्ड ये गैरतमंद सोच थी, इसमें तुम्हारी बहन गलत थी सिर्फ। मैडम हम भी उसे कहते थे तो अपने खाओ। मैं जो सवाल कर रही हूँ मुझे उसका जवाब जी चाहिए। मैम, जी मैम। इसका मतलब वो अकरम और उसकी बेटियां ठीक थे तुम्हारी नजर में, हैं? मैडम ये तो अब अल्लाह को पता है कि मैं कैसे कह सकता हूँ वो ठीक है। ये अगर वो ठीक नहीं था तो फिर तुम्हारी बहन ने उससे अलग होके अपना हक आगे कर लिया, तो फिर उसने ठीक किया, फिर तुम्हें क्या तकलीफ थी? मैडम ये मामला थी इसी वजह से हुए हैं, हमने काफ़ी दफ़ा ये। मेरा सवाल फिर वही है कि या तुम्हारा पहला बहनोई ठीक है, तो या अगर वो ठीक नहीं था तो फिर तुम्हारी बहन ने ठीक किया। पहला बनोई नहीं ठीक था। तो फिर तुम्हारी बहन ने ठीक किया। जी मैडम। हमने उसको बोला मैडम आप इसके साथ उधर चलिए। तुम्हारा लालच इस हद तक है कि तुम्हारी भांजी ने रो रो के बताया कि तुमने अपनी माँ, जिस वक्त उसको गोलियां लग गई थी, वो अस्पताल चली गई, तुमने वहां पर उस वक्त उसका घर कुछ कोई भी नहीं था, वो बच्चियां भी अपने बाप के पास चली गई, तुमने उनका एसी भी उतारा, तुमने 15 लाख रुपए घर से चोरी किया। तुम इस कदर लालची इंसान थे, अब दीवारें उठा के जा नहीं सकते थे, वरना तुम ये भी ले जाते। मैडम ये तो अल्लाह की ज़ात देख रही है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अल्लाह को कितना मानते हो? मैडम मैं जो मेरी 33-34 साल उम्र है, मैंने अपने हाथों से चोरी नहीं किया आज तक। मैं क्या पूछ रही हूँ, इससे बड़ा गुनाह किया है। अल्लाह को कितना मानते हो? जितने सांस है मेरे अंदर। तो अल्लाह ने मना किया ना कत्ल से, बिल्कुल मैडम। तो फिर उस वक्त अल्लाह की क्यों नहीं मानी? बस मैडम को वसीला बनता तो शायद ये ना होता। क्या वसीला बनता? कोई भी पहले भी जब फैर लगे, पहले भी मोहल्ले वाले आए हैं इस मामले में, तो ये मामला खलास हो गया। अभी कोई यानी कि तुमने बाज नहीं आना था, तुमने पहले से नहीं सीखा, तुम ऐसे नफ्सियाती तौर पर दरिंदे हो कि तुम्हें अपने दिमाग में लगता है कि मैंने ठीक किया है। बहुत गलत किया मैडम, बहुत गलत। उन बच्चियों को मां ला के दे सकते हो, और तुम्हें क्या तकलीफ है? हैं? तुमने तो अच्छा किया है। उनको मैडम माँ नहीं मिल सकती, हमें बहन नहीं मिल। तुम्हें उकसाने में तुम्हारी माँ शामिल थी, नहीं मैडम। तुम्हारे भाई शामिल थे, तुम्हारी भाभियां, कोई नहीं मैडम। कोई ना कोई तो था। नहीं मैडम कोई नहीं था, अगर कोई होता तो मेरे मैं बाबे इख्तियार से अपील करूंगी कि इसके घर की ख्वातीन को भी शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि इकलौती बेटी के कत्ल में, उसी घर में उसका उसके करीब रहना, उसका सैलून चलाना, उसका इनसे थोड़ा मालदार होना, इन सब के लालच को तकवीयत देता है। ये लालच इनमें से किस किस के दिमाग में था? अभी जब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे तो इसके घर से कॉल्स आ रही थी ताकि मुद्दई इंटरव्यू कंडक्ट ना करवाएं, ताकि सच छुप जाए। ये शख्स ऑफ कैमरा जिस तरह का बिहेवियर रखता था, साफ जाहिर है कि इसे अपने किए पे कोई रुसवाई नहीं है, इसे अपने किए पे कोई पशेमानी नहीं है, इसे दुख नहीं है। इकलौती बहन बड़ी लाडली होती है, भाइयों की आंख का तारा होती है, उसे कोई तकलीफ ना आए भाई छांव करते हैं। इस शख्स ने 3 साल से प्लान किया उसकी जिंदगी गुल करने का,
पहले नाकाम रहा, वही इसको छुड़वा के ले आई। काश उसे पता होता कि इसकी रगों में जो खून बह रहा है वो खून नहीं, जहर है। वो बहन बन के इसे मुआफ़ करने चली गई, अपनी FIR वापस ले ली, कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने अपने भाई को माफ़ किया। ये वहाँ से बाहर आ गया और इसने आते ही उसे फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कुछ नहीं मैडम, इसने एहसान का बदला एहसान नहीं लिया। मैडम मेरी अभी भी वो तरीके डल रही है। मेरा उसके नहीं ऑर्डर, मैं अपनी बेल पे आया हूँ, उसने ऑर्डर वापस नहीं लिए थे। इस वक्त तुमने जो किया है ना, अब तुम काबिले जमानत भी नहीं हो। कोई बात नहीं मैडम, सजाए मौत को अब तुम्हें सजाए मौत होगी और तुम जैसे जानवर को जीने का हक नहीं है। कबूल है मैडम, ये जिंदगी तुम जैसे जानवर को जीने का हक ही नहीं है। नहीं चाहिए ये जिंदगी जो अपनों की तो दुश्मन। अपने आप को मार लेते। मैडम वो अल्लाह ने टाइम लिखा, अपने हाथ से लिखी हुई तो मर जाऊंगा। हाँ, ये ऐसे ड्रामे करके शायद हम सबको उलझा रहा है कि हम इसकी बातों में यार हम समझे कि शायद ये नफसियाती है। ये बिल्कुल साउंड माइंड है, मैं ये ड्रामेबाज है बहुत। कभी भी नहीं करूंगा। इसे सब पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, इसने पहले बताया, और कमर्शियल गाड़ी चलाता है। कमर्शियल गाड़ी कोई नफसियाती इंसान नहीं चला सकता। तो साउंड माइंड होता है, उसे पता होता है इंडिकेटर कब देने हैं, उसे पता होता है ओवरटेक कब करना है, उसे पता होता है मैंने हाईवेज पे कैसे निकलना है। ये साउंड माइंडेड है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि ही हैव वैलिड लाइसेंस। इससे कोई इस तरह के एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसकी ये पादाश में यहाँ खड़ा है। ये अपने होशो हवास में कत्ल करने के बाद यहाँ पर इस वक्त मुलजिम है। हथकड़ियाँ इसको लग चुकी हैं। मैं आला अदलिया से अपील करूँगी कि इसे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि हम कंदील बलोच के साने के बाद समझते थे कि ऑनर किलिंग का खात्मा हो चुका है, पर अफसोस ऐसा नहीं है। ये नासूर मुआशरे के हैं और इसे जड़ से उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकिए। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले केस में किसी नई सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।